हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान की सीरीज में। क्लास 11th की एनसीईआरटी का हमारा ये तीसरा चैप्टर भी चल रहा है। देन हमने पिछली कक्षाओं में देखा है इस तीसरे चैप्टर का वनस्पति जगत में शैवाल देखा था पहले, उसके बाद फिर हमने बायोफाइटा देखे थे, देन उसके बाद में हमने टेरिडोफाइटा देखे थे। ये इन सभी प्रकार के फर्न समूह के पौधे भी देख लिए थे टेरिडोफाइटा में। अब हम देखेंगे एंजियोस्पर्म, यानी कि अनावृत बीजी पौधे। ये क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं इस बायोलॉजी में, जो कंटेंट हम दे रहे हैं वो न सिर्फ एनसीईआरटी का है, बल्कि एनसीईआरटी के अलावा और भी अदर स्टैंडर्ड बुक है, उन सभी का मिक्सचर ये कंटेंट है। क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन कोई भी कंटेंट सही से दिया नहीं है, दिया है लेकिन एक लाइन कहाँ है, फिर लास्ट लाइन पे कोई और कंटेंट दिया है। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये रहा हमारा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, यानी कि अनावृत बीजी पौधे। हमारा ये भी अध्याय चल ही रहा है। पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये अध्याय है क्या। ये है हमारा अध्याय 3, प्लांट किंगडम, यानी कि वनस्पति जगत। प्लांट किंगडम यानी कि वनस्पति जगत। वनस्पति जगत। अब हम देखेंगे इसमें पहले हमने देखा क्या क्या था। तो पहले हमने शैवाल देख ली थी कि शैवाल कैसी होती है, ठीक है, एल्गी को देख लिया था। फिर हम आए थे बायोफाइटा पे। ब्रायोफाइट्स ये वनस्पति जगत के उभयचर होते हैं, ठीक है। वनस्पति जगत यानी कि पौधों के उभयचर, ये जल में भी मिलते हैं और थल में भी मिलते हैं, ये देख लिया था। इसके बाद देखा था हमने टेरिडोफाइट, पृथ्वी पर उगने वाले प्रथम पौधे, ठीक है। बायोफाइट जो होते हैं वो तो जल और थल दोनों में उग जाते हैं, लेकिन जो टेरिडोफाइट प्रकार के होते हैं वो पृथ्वी पर उगने वाले प्रथम पौधे होते हैं। टेरिडोफाइट ये भी हमने देख लिया था, पृथ्वी पर उगने वाले प्रथम पौधे। पृथ्वी पर उगने वाले प्रथम पौधे। ये टेरिडोफाइट क्या करते हैं, ये कहीं पर भी उग जाते हैं, या नम मिट्टी में उग जाते हैं, ये बंजर भूमि पर उग जाते हैं, पत्थरों की दरारों में उग जाते हैं, पुरानी जो दीवारें होती है उनमें दरारें होती है उनमें उग जाते हैं, चट्टानों में उगकर उस मिट्टी को उपजाऊ बनाने की क्षमता ये रखते हैं टेरिडोफाइट प्रकार के पौधे। कुछ का औषधि उपयोग होता है। अब हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म, यानी कि अनावृत बीजी पौधे। अनावृत का मतलब समझ में ही आ गया होगा, क्या देखेंगे हम, जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी पौधे। अनावृत बीजी पौधे मतलब ऐसे पौधे जिनके जो बीज होते हैं, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, अनावृत बीजी पौधे। ऐसे पौधे जिनके बीजों के पर कोई आवरण नहीं होता है, मतलब उनके जो बीज होते हैं वो ना तो फूल के अंदर होते हैं, नहीं फल के अंदर होते हैं, मतलब फूल और फल रहित बीज होते हैं, उनमें कोई आवरण या कवरिंग नहीं होता है, ठीक है। ये जो जिम्नो है, जिम्नोस्पर्म यानी कि जिम्नो होता है, जिम्नो और स्पर्म दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है। ये जिम्नोस्पर्म एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसे जिम्न का मतलब क्या होता है, जिम्न का मतलब होता है नग्न, यानी कि कोई आवरण नहीं होता है, नेकेड, ठीक है। और स्पर्मा का मतलब क्या होता है, इनमें बीज। स्पर्मा का मतलब क्या होता है, बीज।
यानी कि सीड्स। ठीक है, तो इसी प्रकार नग्न बीज यानी कि अनावरण बीज, अनावृत बीजी मतलब ऐसे पौधे जिनके जो बीज होते हैं उनमें कोई आवरण नहीं होता है, उन्हें हम बोलते हैं अनावृत बीजी पौधे यानी कि जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ये हो गए जिम्नोस्पर्म। अब ये जो पौधा है ये कौन सा है? साइकस का पौधा। ये कहीं पर भी देखा होगा, इसकी लंबाई इससे ज्यादा नहीं होती है, खूब से खूब इससे थोड़ी सी और हो सकती है, लेकिन ये घरों की सजावट में भी काम आते हैं। और कहां पर देखा होगा, जहां पर पेट्रोल पंप होते हैं वहां पर सजावट के लिए इन्हें रखे जाते हैं, वहां पर भी ये होते हैं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है? अनावृत बीजी पौधे। ठीक है, यानी कि ऐसे पौधे जिनके जो बीज होते हैं उनमें कोई आवरण नहीं होता है, यानी कि ऐसे पौधे जिनमें इनके बीज तो होते हैं लेकिन बीजों में कोई आवरण नहीं होता है, वो बीज ढके हुए नहीं होते हैं, फल के द्वारा और फूल के द्वारा ढके हुए नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये मिलते कहाँ कहाँ पर है हम ये देखते हैं। तो जिम्नोस्पर्म यानी कि पादप जगत के अंतर्गत जिम्नोस्पर्म एक ऐसा समूह है जिसमें कोई बीज नहीं होता है। ठीक है, जो बीजधारी लेकिन फल रहित होते हैं। मैंने गलत बोल दिया है, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। इनमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है। पादप जगत के अंतर्गत ऐसे पौधों का समूह आता है ये जिनमें बीज तो होता है लेकिन फल रहित होता है। ठीक है, यानी कि इनमें कोई फल नहीं होता है। ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म भी ग्रीक भाषा का शब्द होता है। जिम्नोस यानी कि नग्न, नेकेड बिल्कुल, स्पर्मा यानी कि बीज, अर्थात ऐसे पौधे जिनके बीज फल द्वारा ढके हुए नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे जो बीज होते हैं जिनके ऐसे पौधों का यह समूह है जिनके जो बीज होते हैं वो फल द्वारा ढके हुए नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए साइकस, ये वाला जो पौधा है ये किसका है? साइकस का है। ठीक है, ये साइकस का होता है। एक पाइनस पौधा भी होता है, वो भी इसी में आता है जिम्नोस्पर्म में, यानी कि उनके भी जो बीज होते हैं वो फल द्वारा ढके हुए नहीं होते हैं। गिंकगो, ये भी बीज होता है, ये भी अनावृत बीजी पौधा होता है यानी कि जिम्नोस्पर्म। फिर आ गया एफेड्रा। ठीक है, ये पौधे पादप जगत में थैलोफाइट, बायोफाइट और टेरिडोफाइट के बाद आते हैं लेकिन एंजियोस्पर्म के पूर्व आते हैं। ये जो पौधे होते हैं ये थैलोफाइट यानी कि थैलस के आकार के पौधे, थैलोफाइट, ये क्या हो गया आज, ये जो पौधे होते हैं ये थैलोफाइट। उसके बाद कौन आते हैं? सबसे पहले आते हैं प्रथम पौधे थैलोफाइट यानी कि हमारी शैवालें। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट पृथ्वी, जलचर और थलचर के बीच की इन्हें कड़ी माना जाता है और इन्हें उभयचर भी कहा जाता है वनस्पति जगत के। ये बायोफाइट हो गए। बायोफाइट के बाद आ गए थे हमारे टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट के बाद कौन से आ गए हमारे? जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। टेरिडोफाइट प्रकार के पौधे कैसे होते हैं? इनमें फूल, पत्ती, तना सब कुछ विभाजन होता है, जड़, पत्ते, तने का इनमें विभाजन होता है। ये थैलस के आकार के नहीं होते हैं, लेकिन बायोफाइट में विभाजन नहीं होता है। आया समझ में? ये टेरिडोफाइट के बाद कौन आते हैं? हमारे जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी पौधे। उसके बाद कौन आते हैं? फूल वाले पौधे यानी कि एंजियोस्पर्म, यानी कि उनके जो बीज होते हैं वो फूल और फल के द्वारा ढके हुए मिलते हैं। ये हो गया था। इसकी लोकेशन भी देख लेते हैं कि कैसे होते हैं ये बीजधारी लेकिन फल रहित होते हैं। इनमें बीज होता है लेकिन फल रहित होता है, इनका बीज आवरण से ढका हुआ नहीं मिलता है। ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है। जिम्नोस का मतलब क्या होता है? नेकेड यानी कि नग्न, और स्पर्मा का मतलब होता है बीज, अर्थात नग्न बीज वाले जो पौधे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, यानी कि वो फल के द्वारा ढके नहीं मिलते हैं। अब इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? जिम्नोस्पर्म का जो उद्भव होता है डिवोनियन काल, यानी कि इनका जो उद्भव काल है लगभग 390 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। इनका जो उद्गम है यानी कि इनका उद्भव है ये उत्पन्न कब हुए थे? 390 मिलियन वर्ष पूर्व इनका उद्भव हुआ था।
कार्बोनिफेरस काल तक इनका अधिक विकास हुआ, यानी कि कार्बोनिफेरस जब काल आया, कार्बोनिफेरस जब पीरियड आता है तब तक इनका अधिक विकास हुआ था। साइकस को लिविंग फॉसिल कहा जाता है क्योंकि ये प्राचीन रूप से आज भी पाए जाते हैं। साइकस तो हमें देखने को मिलते हैं, वो जो साइकस का पौधा होता है वो तो हमें देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें लिविंग फॉसिल यानी कि जीवित जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल से कार्बोनिफेरस युग से आज तक वो जीवित मिलते हैं, हमें आज भी दिखाई देते हैं, हर जगह दिखाई देते हैं, ठीक है। ये प्राचीन रूप में आज भी दिखाई देते हैं, यानी कि आज भी पाए जाते हैं। ये पौधे टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म के बीच की कड़ी कहा जाता है, यानी कि टेरिडोफाइट के बाद आते हैं। टेरिडोफाइट ऐसे जिनमें फूल, पत्तियां, जड़ें और तना तीनों विभाजित होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ये एक ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज आ जाते हैं लेकिन फल नहीं आते हैं। इनके जो बीज होते हैं वो ढके हुए मिलते हैं, ढके हुए नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये जो पौधे होते हैं ये टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म के बीच की कड़ी कहा जाता है। किनको? जिम्नोस्पर्म को। अब इनका आवास, हैबिटेट कहाँ होता है? अधिकांश जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो सदैव हरे यानी कि सदाबहार वन में मिलते हैं। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं ये सदाबहार में मिलते हैं। ये सदाबहार लकड़ीदार भी होते हैं, यानी कि वुडी, इनकी जो लकड़ी होती है वो भारी होती है, हरी और भारी होती है, और बहुवर्षीय प्रेनियल वृक्ष या झाड़ियां होती है। इनमें पेरेनियल वृक्ष भी होते हैं, यानी कि अत्यधिक समानांतर में मिलने वाले ये वृक्ष होते हैं, और झाड़ियां होती है। ये अधिकतर ठंडे और समशीतोष्ण टेम्परेट जोन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये या तो ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं या फिर टेम्परेट जोन जहां पर होता है वहां पर पाए जाते हैं, यानी कि समशीतोष्ण जो क्षेत्र होता है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में मिलते हैं ये, ठीक है। उदाहरण के लिए पाइनस, एबियस, सेड्रस और पीसिया, ये जो पौधे होते हैं ये ठंडे क्षेत्रों में मिलते हैं। ये वाला जो पौधा है ये किसका है? ये पाइनस का पौधा है, ठीक है। ये भी किसमें आता है? एंजियोस्पर्म में। इसके जो बीज होते हैं ये डायरेक्ट हमें बीज दिखाई देते हैं, ये कोई फूल नहीं है और न ही कोई फल है। इसमें जो बीज होते हैं ये डायरेक्ट खुली अवस्था में मिलते हैं, ठीक है, इनमें कोई आवरण नहीं होता है। ये भी इनके बीज होते हैं, ये फल रहित पौधे होते हैं, ये इनके बीज होते हैं, ठीक है। और इनकी जो पत्तियां होती है वो सुई के आकार की होती है, नुकीली होती है, ठीक है। कुछ जिम्नोस्पर्म रेगिस्तानी या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भी मिलते हैं, उदाहरण के लिए एफेड्रा। कुछ जो जिम्नोस्पर्म होते हैं अनावृत बीजी पौधे होते हैं वो किनमें मिलते हैं? वो रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी मिलते हैं, यानी कि अर्ध शुष्क वातावरण जहां पर होता है वहां पर भी ये मिल जाते हैं। सेमी ड्राई रीजन में भी ये मिल जाते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट अधिकतर वहां पर मिलते हैं जहां पर सदाबहार वन होते हैं। इनमें जो लकड़ियां होती है वो वुडी होती है, यानी कि लकड़ीदार भी होते हैं। ये कुछ बहुवर्षीय यानी कि पेरेनिया वृक्ष और झाड़ियां मिलती है इनमें। इनकी पत्तियां जो होती है वो नुकीली होती है, और इनके जो बीज होते हैं वो फल रहित होते हैं, इनमें कोई आवरण नहीं होता है। कुछ कहाँ पर मिलते हैं? टेम्परेट जोन में मिलते हैं, कुछ तो सदाबहार में मिलते हैं, अधिकांश तो सदाबहार में मिलते हैं, कुछ फिर टेम्परेट जोन में मिलते हैं, और कुछ कहाँ पर मिल जाते हैं? रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में ये मिल जाते हैं। समशीतोष्ण में कौन कौन मिलते हैं? टेम्परेट जोन में पाइनस मिलता है, ये ठंडे क्षेत्रों में मिलता है। एबियस, सेड्रस और पीसिया, ये भी होते हैं, ये भी किसमें मिलते हैं? ठंडे क्षेत्रों में मिलते हैं। कुछ जिम्नोस्पर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी मिल जाते हैं। अब इनका वनस्पतिक शरीर कैसा होता है ये भी देखते हैं। ये रहा इनका वनस्पतिक शरीर। पहले हम इसके जड़ की बात करेंगे कि जिम्नोस्पर्म में टेप रूट सिस्टम होता है, ठीक है, यानी कि इनकी जो जड़ें होती है ये विभाजित हो जाती है, ऐसे पौधों से अलग हो जाती है, जड़ें अंदर चली जाती है और पौधे बाहर निकल जाते हैं। कई में कोलेराइट जड़ें पाई जाती है, जैसे कि साइकस। अब जो साइकस पौधा होता है उसमें कोलेराइट जड़ें मिलते हैं, यानी कि जड़ों का एक गुच्छा मिलता है। इन जड़ों में नोस्टोक और एनाबीना जैसी साइनोबैक्टीरिया पाई जाती है।
ये जो जड़ें होती है इनमें नोस्टोक और एनाबीना जैसी साइनोबैक्टीरिया, नोस्टोक एनाबीना जैसी साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? शैवाल भी नहीं होती है वो, ठीक है, वो बैक्टीरिया ही होते हैं। क्या करते हैं वो? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। साइनोबैक्टीरिया को शैवाल में नहीं रखा गया है। साइनोबैक्टीरिया पाई जाती है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। अब ये क्या करती है? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके प्रोटीन का निर्माण करती है, ठीक है। कौन करती है? नोस्टोक और एनाबीना जैसी साइनोबैक्टीरिया पाई जाती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नीली हरी शैवाल बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, लेकिन वो एल्गी की श्रेणी में नहीं आती है, ठीक है, वो एल्गी की श्रेणी में नहीं आती है। जो क्या करती है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। अब इनका तना कैसा होता है? ये रही इनकी जड़ें जो कुछ इस प्रकार की दिखती है। इनमें नोस्टोक और एनाबीना जैसी संरचनाएं मिलती है, ठीक है, जो क्या करती है? नोस्टोक और एनाबीना जैसी साइनोबैक्टीरिया मिलती है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। तना, अब इनका स्टेम कैसा होता है? तना सीधा लकड़ीदार और शाखित होता है, ठीक है। इनमें जो तना मिलता है, जैसे कि ये तना इसका यहां से यहां तक सीधा लकड़ीदार और शाखित होता है, यानी कि कोई ये तना है, इस तने के आइट साइड शाखाएं निकल रही है, शाखाओं में के अंदर भी पत्तियां निकल रही है, मतलब पूरा हरा भरा ये पौधा मिलता है। ये शाखाएं मिल गई इसकी, ये इसकी शाखाएं मिल गई, ठीक है। तना सीधा लकड़ीदार और शाखित होता है, जैसे कि पाइनस, ये रहा हमारा पाइनस का पौधा। द्वितीय वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यानी कि ये मोटे होते जाते हैं, ठीक है। इनमें द्वितीय वृद्धि होती है, इनका जो तना होता है वो मोटा होता जाता है। तने में रेशिन डक्ट पाए जाते हैं, जिनसे रेजिन और टर्पेटाइन निकलते हैं। ये क्या होते हैं? इनके केमिकल निकलते हैं। क्या पाई जाती है? इनमें भी नलिकाएं पाई जाती है, रेजिन डक्ट पाई जाती है तनों के अंदर। ये देखना, इसकी ऐसी तने होते हैं और इनमें ये डक्ट पाई जाती है, ठीक है। और इनसे ये क्या करते हैं? इनका जाइलम और फ्लोएम, ये जो दोनों डक्ट के द्वारा होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू होते हैं उनमें, और वो ही क्या करते हैं? जल और खनिज का अवशोषण और परिवहन करते हैं, ठीक है। अब पत्तियां देख लेते हैं। इनमें जो पत्तियां होती है वो दो प्रकार की होती है। कैसी? फोलिज लीव यानी कि हरी पत्तियां होती है, फोलिएज लीव यानी कि हरी पत्तियां होती है, स्केल लीव यानी कि सूक्ष्म पत्तियां होती है। कुछ में पत्तियां बड़ी होती है, जैसे कि साइकस में पिनेट लीव होती है, ठीक है। ये जो साइकस प्रकार का पौधा होता है, इसमें ये वाली पत्तियां होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पिनेट लीव होती है। ये साइकस में मिलती है हरी पत्तियां। कुछ में छोटी पत्तियां होती है सुई जैसी, जैसे कि पाइनस। ये पाइनस प्रकार का हमने पौधा देखा था, उसमें सुई जैसी पत्तियां होती है, छोटी छोटी लेकिन नुकीली होती है। ये रहा पाइनस, ये इसकी जो पत्तियां होती है वो नुकीली होती है, ठीक है। तो कुछ में छोटी पत्तियां होती है तो कुछ में बड़ी पत्तियां होती है। स्लीव यानी कि सूक्ष्म पत्तियां। हरी पत्तियां भी दो प्रकार की होती है, छोटी और बड़ी, इसमें भी सूक्ष्म पत्तियां होती है। पत्तियां क्या करती है? ज़ेरोफाइटिक एडेप्टेशन दिखाती है। ये जो पत्तियां होती है ये ज़ेरोफाइटिक एडेप्टेशन दिखाती है, जैसे कि मोटी और क्यूटिकल होती है, कुछ तो मोटी क्यूटिकल होती है। सनकेन स्टोमेटा स्केरन फाइमोटास, ठीक है, यानी कि स्केलेरन काइमोटास, ये पत्तियों के नाम है। फिर आ गई हमारी हाइपोडर्मिस इत्यादि, ये पत्तियां ही है सारी। कौन सी? मोटी क्यूटिकल होती है, यानी कि ज़ेरोफिक एडेप्टेशन कौन कौन दिखाती है? एक तो हो गई हमारी सनकेन, दूसरी हो गई स्टोमेटा, तीसरी हो गई स्क्लेरेन काइमोटास, ये हो गई। देन उसके बाद हो गई हाइडोडर्मिस इत्यादि। अधिकांश जो पत्तियां होती है वो लंबे समय तक हरी रहती है। इनकी जो पत्तियां होती है वो अधिकांश लंबे समय तक हरे कलर की दिखाई देती है, क्योंकि ये एक तो ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर धूप कम होती है। देन दूसरा एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं जहां पर पूरे साल भर वर्षा होती है। विषुवतीय क्षेत्रों में भी ये पाई जाती है। सदाबहार जो वन होते हैं वहां पर भी ये पाई जाती है। वहां पर इनका रहने का कारण, क्योंकि वहां पर हमेशा
पूरे साल भर वर्षा होती है, इसलिए वहां पर ये जो पत्तियां होती है हरी हरी दिखती है एवरग्रीन फॉरेस्ट में। देन टेम्परेट जोन में यदि मिलती है तो वहां पर इतनी ज्यादा धूप नहीं होती है कि इनकी पत्तियां पीली पड़े या फिर सूख जाए, इसलिए ये लंबे समय तक इनकी पत्तियां जो होती है वो हरी होती है। अब इनका वॉस्कुलर टिश्यू देखते हैं, ये रहा इनका वॉस्कुलर टिश्यू जाइलम एवं फ्लोएम। ठीक है, ये रहा इनका वॉस्कुलर टिश्यू, ये जाइलम हो गया और ये फ्लोएम हो गया। ये दोनों क्या करते हैं, ये जल और खनिज का परिवहन करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। इनमें जाइलम में केवल ट्रेकेडाइज होते हैं, वेसल्स नहीं होते हैं। इनमें ये जो जाइलम होता है इनमें सिर्फ ट्रेकेडाइड होते हैं। ये क्या करते हैं, इनमें वेसल्स नहीं होती है, फिर भी ये परिवहन करते हैं, किनका, खनिज का परिवहन करते हैं। फ्लोएम में स्लीव सेल होते हैं, स्लीव ट्यूब होती है और कॉम्पेनियन सेल नहीं होते हैं। इनमें क्या होती है, इनमें ट्यूब सेल होती है, यानी कि नलिका नुमा एक संरचना मिलती है जिससे वो जल का परिवहन करते हैं। ठीक है, इसलिए यह प्रीमेटिव वेसल सिस्टम कहलाता है, यानी कि प्रारंभिक वाहिकी तंत्र कहलाता है। ये कौन, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ये प्राइमरी वाहिकी तंत्र कहलाते हैं, यानी कि प्रीमेटिव वेसल सिस्टम कहलाते हैं। किस लिए, क्योंकि ये पहली बार ऐसे पौधे मिलते हैं जो जल और खनिज का परिवहन करने वाले तत्व मिलते हैं। इनमें कौन, जाइलम और फ्लोएम। अब इनका रिप्रोडक्शन देखते हैं कैसे होता है। जिम्नोस्पर्म का प्रजनन लैंगिक सेक्सुअल प्रकार का होता है, यानी कि इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, इनमें जो प्रजनन होता है वो लैंगिक प्रकार का प्रजनन होता है इसमें। ठीक है, और बीज द्वारा होता है। इनमें जो प्रजनन होता है वो बीज के द्वारा होता है। इसमें फूल नहीं होते बल्कि शंकु कौन होते हैं, इसमें फूल नहीं होते हैं बल्कि शंकु स्ट्रोबाइल पाए जाते हैं। इनमें यदि जो प्रजनन जो होगा वो बीज के द्वारा और शंकु के द्वारा होगा, क्योंकि इसमें फूल नहीं होते हैं। अब युग्मक जननांग यानी कि इनके सेक्स ऑर्गन देखते हैं। नर शंकु में क्या मिलता है, माइक्रोस्पोरोफाइल मिलते हैं, यानी कि इनके नर जननांग होते हैं। कौन से, माइक्रोस्पोरोफाइल। ठीक है, ये तो हो गए इनके नर जननांग। हर माइक्रोस्पोरोफाइल पर दो या दो से अधिक माइक्रो ऑर्गेनिया पाया जाता है, या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इनके पोलन ट्यूब में स्पर्म मिलते हैं, इनके अनावृत बीजी पौधों में। कुछ इस प्रकार इनका साइकिल चलता रहता है, फिर यहाँ पर आके पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन यानी कि पूरा हो जाता है। यहाँ माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर पोलन ट्यूब में क्या बनते हैं, इनके युग्मक बनते हैं, यानी कि इनके कोशिकाएं बनती है, जनन कोशिकाएं बनती है। फिर मादा शंकु में क्या होता है, इसमें मेगा स्पोरोफाइल होते हैं। जो मादा शंकु जो होता है उसमें क्या होता है, मेगा स्पोरोफाइल। ये रहा फीमेल का एम्ब्रियो और ये रहा मेल का एम्ब्रियो। ठीक है, इन दोनों में बनते हैं। फिर यहाँ से इसमें भी माइटोसिस, मियोसिस और यहाँ पर ओवम बन जाता है। फिर ओवम का ओव्यूलेशन होकर फिर इधर से चक्र चलता आता है और यहाँ पर पूर्ण रूप से एक पौधे का निर्माण हो जाता है, जिन पर ओव्यूल या फिर बीजांड खुले रूप में उपस्थित होते हैं। ये जो मेगा स्पोरोफाइल होते हैं इसमें क्या होता है, इनके जो ओवम होते हैं वो खुले रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका ओव्यूल, गलत बना दिया। ये क्या हो गई, मेगा स्पोरोफाइल। ठीक है, ये एम्ब्रियो सेक होता है ये वाला, और यहां पर क्या मिलते हैं, ओवम मिलते हैं। ठीक है, ये इतने सारे क्या होते हैं, ये भी एक बनते हैं इसमें, यानी कि इनके अंडाणु होते हैं। ठीक है, और ये वाली जो संरचना होती है ये एंटीपोडल होती है, यानी कि इनकी ओवरी का सेक होता है, और ये जो पूरा आवरण होता है ये एम्ब्रियो सेक होता है। ठीक है,
अब जिन पर ओव्यूल यानी कि बीजांड खुले रूप में उपस्थित होते हैं, इनमें भी कोई आवरण नहीं होता है। प्रत्येक ओव्यूल के अंदर न्यूक्लियस और इंटरगेमेट होता है, ठीक है, इंटरग्यूमेंट होता है। प्रत्येक जो बीज होते हैं यानी कि इनके जो बीजांड होते हैं, इनका जो ओवम होता है, उनके अंदर क्या होता है, इंटरग्यूमेंट होता है, यानी कि इनका जो हर बीजाणु होता है वो एक नई कोशिका बनाने का क्षमता रखता है। अब इसमें ओव्यूल देख लेते हैं कि इनका बीजांड कैसा दिखता है। ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। बीजांड एक इंटेग्यूमेंट से घिरा होता है, यानी कि इनका जो ओव्यूल होता है वो इंटेग्यूमेंट परत से घिरा हुआ होता है। ये रही इंटेग्यूमेंट परत। इसके अंदर जो होते हैं ये क्या होते हैं, बीजांड होते हैं, लेकिन ये हो गई इनकी इंटेग्यूमेंट परत हो गई, ठीक है। इनका निचला भाग चलाजा कहलाता है। इसका जो निचला भाग होता है वो क्या कहलाता है, चलाजा। बीच का न्यूक्लियस होता है और ऊपरी छेद माइक्रोफाइल होता है। देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। ये रहा हमारा एक ओव्यूल यानी कि बीजांड पूरा। इसके ऊपर एक और परत लगा दी हमने, ये रही। अब इसका जो निचला भाग होता है ये ओवम वाला, इसमें बोलते हैं चलाजा। ऊपर का भाग होता है हमारा माइक्रोफाइल और बीच वाला जो भाग होता है वो होता है केंद्रक। न्यूक्लियस के अंदर मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी बनता है, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल। ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये दोनों इसके अंदर क्या बनता है, मेगास्पोर, यानी कि पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं इसे। इसमें क्या बनता है, मेगास्पोर मदर सेल बनते हैं, जो मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनाती है, जिसमें केवल एक क्रियाशील होती है। अब जब इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस अर्धसूत्री जब विभाजन होगा इसमें, तब क्या होती है, 4 मेगास्पोर बनती है, 4 मेगास्पोर सेल बनती है, जिसमें से जो एक कोशिका होती है, सिर्फ एक सेल ही होती है मेगास्पोर, वो सिर्फ क्रियाशील होती है, बाकी तीनों निष्क्रिय होती है, ठीक है। तो इसका निचला जो भाग होता है वो चलाजा होता है, बीच का न्यूक्लियस होता है और ऊपरी जो छिद्र होता है वो माइक्रोफाइल कहलाता है। न्यूक्लियस के अंदर मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी बनते हैं। मियोसिस में 4 मेगास्पोर बनाती है, जिसमें से एक क्रियाशील होती है। कुछ इस प्रकार का इनका बीजांड होता है, यानी कि ओव्यूल की संरचना होती है। गेमेटोफाइट का विकास देख लेते हैं कि इनमें गेमेटोफाइट का विकास क्या होता है। मेल गेमेटोफाइट यानी कि पोलन ग्रेन के अंदर ही विकसित होता है। इनका जो फीमेल यानी कि मेल यानी कि नर युग्मक जो होता है वो पोलन ग्रेन के अंदर विकसित होता है, ठीक है। फिर फीमेल गेमेटोफाइट मेगास्पोर से बनता है और न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये रहा इनका मेगास्पोर और न्यूक्लियस के अंदर बनता है, ठीक है। फीमेल गेमेटोफाइट में आर्केगोनिया अंडाणु घर बनाते हैं, यानी कि फीमेल जो गेमेटोफाइट होता है, इनकी जो मादा का जननांग होता है, मादा की जो ओवरी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसके अंदर भी एक संरचना मिलती है, उस ओवरी के अंदर क्या, आर्केगोनिया, ठीक है। ये जो आर्केगोनिया होते हैं इसे क्या बोलते हैं, स्त्रीधानी, यानी कि इसके अंडाणु यहाँ पर विकसित होते हैं। जिसे हम क्या भी बोलते हैं, अंडाणु घर भी कहते हैं, जिनमें एक सेल होती है। इनका जो आर्केगोनियम होता है ये यहाँ पर एक सेल मिल जाती है हमें, ये एक सेल होती है, ये इसका केंद्रक होता है। देन इसमें विभाजन होते होते पूर्ण रूप से यहाँ पर ओवम निकलता है, ठीक है। अब इसके परागकण यानी कि पोलिनेशन कैसे होता है। परागकण हवा द्वारा होता है, एनेमोफिलस के द्वारा, ठीक है। परागकण जो होता है वो एनेमोफिलस द्वारा हो जाता है। पोलन ग्रेन हवा से उड़कर माइक्रोफाइल के माध्यम से ओव्यूल तक पहुंचते हैं, यानी कि जो पोलन ग्रेन होते हैं इनके जो मेल गेमेटोफाइट होते हैं वो हवा के द्वारा उड़कर आर्किगोनियम तक पहुंचते हैं, ठीक है, यानी कि मेगास्पोर यानी कि आर्किगोनियम तक पहुंचते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट तक पहुंचते हैं, ठीक है। ऐसे इनमें परागकण होता है हवा के द्वारा। अब इनका निषेचन देख लेते हैं कि निषेचन कैसा होता है। पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकलती है। निषेचन पोलन ग्रेन से यानी कि जो मेल ऑर्गन होते हैं उसमें से पोलन ट्यूब निकलती है, एक नलिका निकलती है जो न्यूक्लियस के अंदर बढ़ती है। इनके जो माइक्रोस्पोर होते हैं यानी कि पुरुष के जो कोशिकाएं होती है वो पोलन ग्रेन यानी कि उनके केंद्रक से निकलकर पोलन ट्यूब तक निकलती है, ठीक है। फिर वो जो न्यूक्लियस तक जाती है,
पोलन ट्यूब जनरेटिव सेल से बने स्पर्म न्यूक्लियाई को ले जाती है। जो पोलन ट्यूब जो होती है वो जनरेटिव सेल जो बनते हैं, यानी कि जो पुरुष के शुक्राणु की जो कोशिकाएं बनती है वो किधर जाती है, स्पर्म न्यूक्लियाई तक ले जाती है, यानी कि इसके जो केंद्रक होता है वहां तक ये लेके जाती है। ये रही जनरेटिव सेल और ये ट्यूबल सेल, ठीक है, ये यहाँ तक जाती है। इसके बाद पोलन ग्रेन ट्यूबल और न्यूक्लियस तक लेके जाती है। फिर इसके अंदर से एक ऐसी ट्यूब निकलती है, ये यहाँ पर न्यूक्लियस है और यहाँ पर पोलन ग्रेन रखे हैं। फिर ये ट्यूब द्वारा कहाँ तक आएंगे, इसके ट्यूब न्यूक्लियस तक, यानी कि ये ट्यूब का ये केंद्रक है, यहाँ तक ये धकेले हुए आएंगे, ठीक है। एक स्पर्म न्यूक्लियाई एग, यानी कि एक जो स्पर्म होगा वो न्यूक्लियस एक सेल से मिलकर जाइगोट ट्वेन बनाता है। अब यहाँ से एक स्पर्म आएगा और यहाँ पर क्या रखी है, एक सेल रखी है, यहाँ पर एक क्या बनाएगा, जाइगोट, यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका ट्वेन बन जाएगा। फिर साइकस और गिंगको में स्पर्म मोटिल चलायमान होते हैं, यह प्राचीन काल का लक्षण है। यानी कि इस साइकस और पाइनस प्रकार के जो होते हैं, साइकस और गिंको प्रकार के जो पौधे होते हैं उनके जो स्पर्म होते हैं वो चलायमान होते हैं। ये यहां से इनकी प्रक्रिया स्टार्ट होती है पोलन ग्रेन, यानी कि माइक्रोस्पर्म से, यहां से माइक्रो ऑर्गेनियम से, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है। मदर सेल मियोसिस के द्वारा 4 कोशिका में इसका विभाजन होता है, जिसमें से एक सक्रिय होती है, 3 निष्क्रिय हो जाती है। फिर मिटोसिस में एक कोशिका, यानी कि एक जो सेल होती है वो जनरेटिव सेल, यानी कि ट्यूबल तक पहुंचती है, स्पर्म तक पहुंचती है। इसके बाद जो मेगा मेटोफाइसिस और माइक्रो मेटोफाइसिस जो सेल होती है, यानी कि नर की जो सेल होगी वो कहां तक जाएगी, पोलन ग्रेन तक जाएगी, इसके ओवम तक जाएगी। इसके बाद पोलन ग्रेन एक पोलन ट्यूब के द्वारा होती हुई कहां तक जाएगी, ट्यूब न्यूक्लियस तक जाएगी। फिर यहाँ पर इनके स्पर्म ओवम से मिलेंगे और पूर्ण रूप से इनका फर्टिलाइजेशन होगा। अब जो साइकस प्रकार का पौधा होता है और गिंगको प्रकार का जो पौधा होता है उसमें जो स्पर्म होते हैं, यानी कि उसके जो नर युग्मक होते हैं वो चलायमान होते हैं और ये प्राचीन काल का लक्षण माना जाता है। अब भ्रूण और बीज कैसे बनता है इसमें, ये भी देख लेते हैं। जाइगोट तो बन गया था, 2n के बाद जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण बनता है। ओव्यूल और बीज में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अब जो ओव्यूल जो होगा, यहाँ तक तो ओव्यूल रहता है, ये स्पर्म हो गया, यहाँ तक ओव्यूल हो गया। अब जो ओव्यूल है वो धीरे धीरे सेंट्रल स्टेम, यानी कि बीज में परिवर्तित हो जाता है। ये रहा इसका बीज। बीज नग्न होता है, फल से ढका नहीं होता है। इनके जो बीज होते हैं वो नग्न होते हैं, फल से ढके बिल्कुल नहीं होते हैं। बीज के अंदर एंडोस्पर्म हैप्लॉइड एन होता है। बीज के अंदर एंडोस्पर्म यानी कि एक गुणसूत्र, यानी कि सिंगल गुणसूत्र वाली कोशिकाएं इसमें मिलती है। यह प्रो फर्टिलाइजेशन से बनता है और इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये कैसे बनता है, प्री फर्टिलाइजेशन से ये बनता है। अब इनका लाइफ साइकिल देख लेते हैं कि लाइफ साइकिल इनमें कैसा होता है। यही इसी प्रकार से इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है। जिम्नोस्पर्म का जो जीवन चक्र होता है वो डाइप्लो हैप्लॉन्टिक होता है, ठीक है। स्पोरोफाइटिक 2n प्रमुख और स्वतंत्र होता है। इसमें जो स्पोरोफाइटिक होता है वो 2n होता है और प्रमुख और स्वतंत्र होता है, जैसे कि टेरिडोफाइट में हुआ था। गेमेटोफाइट n और सूक्ष्म पर निर्भर होता है, ठीक है। गेमेटोफाइट जो होता है इसका वो सिंगल गुणसूत्र वाला होता है, छोटा होता है और निर्भर होता है, ठीक है। पीढ़ियों का क्रमिक परिवर्तन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, यानी कि इनमें जो पीढ़ियों का क्रमिक परिवर्तन होता है किसके द्वारा, इनके निषेचन के द्वारा। तो इस प्रकार से इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है। अब इसके प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं और विशेषताएं देख लेते हैं, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म में समूह कौन कौन सा आता है, साइकेडेलस। ये जो साइकेडेलस समूह है इसमें कौन कौन से आते हैं, साइकस रिवेल्यूटा, ये आते हैं। प्राचीन काल चलायमान शुक्राणु होते हैं। ये जो साइकस का पौधा है इसका वैज्ञानिक नाम या फिर उदाहरण क्या है, साइकस रिवोल्यूटा। देन इसके जो स्पर्म होंगे, इसके जो शुक्राणु होते हैं वो दिखते कैसे हैं,
प्राचीन होते हैं और चलायमान होते हैं। गतिशील इसमें शुक्राणु होते हैं, छोटे होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। कोनीफेरल, कोनीफेरल में क्या आ गए, जिनकी जो पत्तियां होती है वो नुकीली होती है। ये रहा हमारा साइकस। अब इसके बीज देखो, ये रहे अनावृत, यानी कि नग्न बीज मिलते हैं, फल फूल कुछ भी नहीं होता है। पाइनस, सेड्रस और पिसिया, ये है हमारा पाइनस, नुकीली पत्तियां। गिंगको, गिंगकोल्स यानी कि गिंगको बिलोबा, ये इसका प्रमुख उदाहरण हो गया। इसमें जो लिविंग फॉसिल होते हैं यानी कि जीवित जीवाश्म फैन शेप्ड होते हैं, ये रहे पंखे के आकार का ये दिखता है और जीवित जीवाश्म होता है। ये हो गया हमारा गिंगको। ठीक है, अब पाइनस में क्या हो गया, ये रहा पाइनस का शंकुधारी वृक्ष और सदाबहार में मिलता है। ये शंकुधारी होता है और सदाबहार में मिलने वाला पौधा होता है। फिर इनमें जो पत्तियां होती है यानी कि नेटल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एफ्रेडा, जेंटम और वेल्सिका या फिर वेल्वेस्टिया, आधुनिक लक्षणों वाले जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। ये हो गए। अब इनका आर्थिक महत्व देख लेते हैं कि जो पाइनस होते हैं उनका आर्थिक महत्व क्या होता है, रेजिन टर्पेटाइन। ठीक है, ये क्या होता है, रेजिन और टर्पेटाइन ऑयल बनाने का ये काम करते हैं। ठीक है, रेजिन टर्पेटाइन जो होता है वो ऑयल बनाने का काम करता है। लकड़ी निर्माण में भी उद्योग यानी कि लकड़ी के निर्माण में भी इनका उपयोग किया जाता है, रेजिन और टर्पेटाइन का। फिर साइकस का उपयोग तो याद ही है, सजावटी पौधा होता है, ये घरों में कहीं और सजावट के लिए रखे जाते हैं गमलों में। पत्तियां पूजा में उपयोगी होती है, इसकी जो पत्तियां होती है वो पूजन में भी उपयोग की जाती है। एफ्रेडा या फिर एफेड्रा, ये क्या होता है, औषधि पौधा होता है। एफेड्राइन एल्को या फिर एल्क्लोइड, दमा की दवा निकलती है इससे, यानी कि जो एफेड्रा जो पौधा होता है वो दमा की बीमारी में सहायक होता है, वो एक औषधि पौधा कहलाता है। गिंगको जो पौधा होता है वो औषधि उपयोग होता है, मेमोरी इनहेल्सर। ठीक है, स्मृति को बढ़ाने के लिए होता है। इसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म का तो देखा ही है, अनावृत बीजी पौधे, यानी कि उनके जो बीज होते हैं वो आवरण से ढके हुए नहीं मिलते हैं, तो इसके बीज होते हैं वो नग्न होते हैं, इसके फलों में बंद होते हैं। फूल अनुपस्थित होता है, उसमें उपस्थित होता है। इनमें परागकण हवा द्वारा होता है। और जो एंजियोस्पर्म होता है, आवृत बीजी पौधे होते हैं, उनमें परागकण कीट, जल और हवा तीनों के द्वारा उसमें होता है। फिर एंडोस्पर्म क्या होता है, इसमें हैप्लॉइड होता है, इसमें 2n होता है, इसमें 3n होता है, ये भी देखेंगे अपन। फिर इसमें फल नहीं बनता है, उसमें फल बन जाता है। ये पाइनस और साइकस इसके उदाहरण है, उसमें मैंगो रोज इसके उदाहरण है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एंजियोस्पर्म। तो हमने देखा क्या है अभी तक, जिम्नोस्पर्म देखा है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, इसकी विशेषताएं देखी थी कि जिम्नोस्पर्म होते कैसे हैं। एक बार इसका क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, फिर से इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि होते कैसे हैं। ये अनावृत बीजी पौधे होते हैं, अनावृत बीजी पौधे होते हैं। अनावृत बीजी पौधे होते हैं। ठीक है, ये अनावृत बीजी पौधे होते हैं। देन इसमें जो होता है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा से जिम्न का मतलब होता है यानी कि अनावरण, अनावरण और फल रहित बीज। ठीक है, ये हो गया। फिर इसमें जो परागकण होता है, परागकण किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, हवा के द्वारा इनमें परागकण होता है। देन एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड प्रकार का।
हैप्लॉइड यानी कि 2n होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर के द्वारा इसमें निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। परागकण हवा के द्वारा होता है। इसमें फल नहीं पाए जाते हैं, फल रहित होता है, और ये फल रहित नहीं होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले या फिर पादप जगत का ऐसा समूह जो बीज होता है लेकिन फल रहित होता है। ठीक है, इनमें बीज पाए जाते हैं लेकिन फल रहित पाए जाते हैं। इनके जो बीज होते हैं वो आवरण से ढके हुए नहीं मिलते हैं। और ये मिलते कब है? थैलोफाइट, बायोफाइट और टेरिडोफाइट के बाद आते हैं और एंजियोस्पर्म के पहले आते हैं। ठीक है, ये हमने देखा। फिर जिम्नोस्पर्म 390 बिलियन वर्ष पहले इनका उद्भव हुआ है और इन्हें कार्बोनिफेरस काल के युग के माने जाते हैं ये। इसके बाद इसमें साइकस और लिविंग फॉसिल, साइकस नामक जो पौधा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लिविंग फॉसिल बोलते हैं, यानी कि जीवित जीवाश्म बोलते हैं, क्योंकि प्राचीन रूप से अभी तक ये पाए जाते हैं। ये पौधे पेट्रोफाइटिस और एंजियोस्पर्म के बीच की कड़ी माने जाते हैं। ये हमने देख लिया था। फिर इनका आवास, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी मिलते हैं, ये टेम्परेट जोन में भी मिलते हैं और रेगिस्तानी मिट्टी में भी मिल जाते हैं, रेगिस्तान में भी ये मिल जाते हैं। फिर इसमें जड़ें टेप रूट सिस्टम होता है, यानी कि इनकी जड़ें तने से अलग पाई जाती है। कुछ जड़ें कोलेराइट पाई जाती है जैसे कि साइकस। इन जड़ों में क्या होता है? नॉक्टोस और एनाबिना नामक साइनोबैक्टीरिया पाई जाती है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। तना सीधा लकड़ीदार होता है, लेकिन इन तनों में क्या होता है? द्वितीयक सेकेंडरी विकास होता है, यानी कि मोटे होते जाते हैं। फिर रेजिन नामक डक्ट होती है जिसे रेजिन टर्पेटाइन कहा जाता है इनके तनों में। फिर इनकी पत्तियां कैसी होती है? पत्तियां भी दो प्रकार की होती है, पहली तो सूक्ष्म होती है या फिर हरी पत्तियां, और दूसरी सूक्ष्म पत्तियां होती है। साइकस में पीना या फिर पिनाट लीव होती है और कुछ छोटी सुई जैसी भी पत्तियां होती है। इनकी पत्तियां क्या करती है? जेरोफाइटिक एडाप्टेशन दिखाती है। अब इनमें वास्कुलर तंत्र, जाइलम क्या करता है? टेकेडाइज होता है जिसमें वेसल्स नहीं होती है, यानी कि नलिका विहीन होता है, लेकिन फिर भी परिवहन करता है। फ्लोएम क्या करता है? स्लीव या फिर सीव सेल होते हैं, सीव ट्यूब और कॉम्बिनियन सेल इसमें नहीं होते हैं, इसलिए प्रीमेटिव वास्कुलर सिस्टम ये कहलाता है। कौन? हमारा जो जिम्नोस्पर्म होता है वो प्रीमेटिव वास्कुलर सिस्टम कहलाता है। इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फूल नहीं होते हैं। ठीक है, फूल द्वारा नहीं होता है बल्कि शंकु के द्वारा होता है, कोन के द्वारा होता है। इसमें फिर मेल गैमेट कैसा होता है? मेल कोन कैसा होता है? माइक्रोस्पोरोफाइल होता है। देन फीमेल जो होता है वो मेगास्पोरोफाइल होता है। इन दोनों के संलयन से जाइगोट 2n बनता है। फिर इसके बाद इनका प्रक्रिया यानी कि इनका जीवन चक्र चलता रहता है। फिर इसमें ओव्यूल इंटेग्यूमेंट से घिरा हुआ होता है। सबसे ओव्यूल का सबसे जो निचला भाग होता है वो चलाजा होता है, बीच का न्यूक्लियस होता है, और तीसरा जो भाग होता है सबसे ऊपर वो होता है माइक्रोफाइल। न्यूक्लियस के अंदर मेगास्पोर मदर सेल होते हैं जो विभाजित होकर मियोसिस में टूटकर 4 स्पोर मेगास्पोर सेल बनाती है, जो 3 तो होती है वो निष्क्रिय हो जाती है और केवल एक सेल जो होती है वो क्रियाशील होती है। और वही सेल कहां तक जाएगी? गेमेटोफाइट पोलन ग्रेन के अंदर विकसित होगी। फिर फीमेल गेमेटोफाइट मेगास्पोर में बनता है और न्यूक्लियस के अंदर रहता है। फिर इनमें परागकण कैसे होता है? तो परागकण इनमें हवा के द्वारा होता है। फिर इसका जो निषेचन देखा था वो कैसे होता है? पोलन ग्रेन ट्यूब निकलती है जो न्यूक्लियस के अंदर तक बढ़ती रहती है। इसके बाद पोलन ग्रेन ट्यूब जनरेटिव सेल से बने स्पर्म न्यूक्लियाई को ले जाती है। जो पोलन ग्रेन ट्यूब जो होती है वो स्पर्म को ओवम के पास ले जाती है और वहां पर एक सेल से मिलकर वो जाइगोट बनाता है, यानी कि इनमें निषेचन पूर्ण हो जाता है। अब जो साइकस और गिंगको जो होता है वो पौधा होता है और इनमें जो निषेचन होता है वो कैसे होता है? चलायमान इनके शुक्राणु होते हैं और प्राचीन काल से, ये प्राचीन काल का एक लक्षण माना जाता है। अब भ्रूण और बीज कैसे बनता है? भ्रूण से बीज बनना, यानी कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनना। ओव्यूल ऑफ सीड बीज में परिवर्तन हो जाता है, बीज नग्न होता है और फल से ढका हुआ नहीं होता है। फिर से जिम्नोस्पर्म का जीवन चक्र, जैसे निषेचन की प्रक्रिया होती है वैसे इनका जीवन चक्र
चलता रहता है। स्पोरोफाइट 2n प्रमुख और स्वतंत्र होता है। गेमेटोफाइट n भ्रूण अवस्था में परिवर्तित होता है। ठीक है, और पीढ़ियों का ये क्रमिक परिवर्तन अल्टरनेटिव जनरेशन इनका चलता रहता है। फिर उदाहरण क्या आते हैं इसके, साइकेडस यानी कि साइकस, रिवोल्यूटा प्राचीन और चलायमान इसमें शुक्राणु मिलते हैं। फिर कोनीफेरल, पाइनस, सेड्रस, स्पाइसिका शंकुधारी वृक्ष और सदाबहार ये मिलते हैं। गिंगको बाइलोडा यानी कि लिविंग फॉसिल इसमें मिलते हैं। तो ये हो गई थी हमारा, इसका आर्थिक महत्व क्या क्या होता है। तो ये औषधि निर्माण में काम आते हैं, लकड़ियों के निर्माण के उपयोग में काम आते हैं, सजावटी पौधे होते हैं। दो जो होते हैं गिंगको और एफेरा, ये औषधि निर्माण में काम आते हैं। फिर एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है। जिम्नोस्पर्म हमने देखा ही है, नग्न बीज होते हैं, इसमें फूल उपस्थित नहीं होते हैं, यानी कि फूल भी अनुपस्थित होते हैं। परागकण हवा के द्वारा होता है। एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, यानी कि 2n बनाता है। फल नहीं होता है, उदाहरण के लिए पाइनस और साइकस। तो ये हो गया हमारा जिम्नोस्पर्म। ना सिर्फ ये एनसीईआरटी कंटेंट था, बल्कि एनसीईआरटी के अलावा और भी अदर बुक थी, उनका भी ये कंटेंट मिक्सचर है। यानी कि जितना हम इसे कठिन सोचते हैं उतना ये कठिन है नहीं, बस इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा फाउंडेशन इसकी नहीं होती है। ठीक है, इसके ज्यादा बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। कल हम देखेंगे एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी पौधे। आज तो हमने देखे हैं अनावृत बीजी पौधे, जिनके बीजों में कोई आवरण नहीं होता है। कल हम देखेंगे आवृत बीजी पौधे, यानी कि फल से ढके हुए बीज वाले पौधे। ठीक है, तो क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। क्लास कैसी रही कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।